लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो क्यूरी प्लॉट है उसका जो थियोरेटिकल कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कर्व में लो एनर्जी रीजन में ये एनर्जी एक्सेस है, ये लो एनर्जी रीजन है, ये मीडियम एनर्जी रीजन, ये हाई एनर्जी रीजन। तो हाई और मीडियम एनर्जी रीजन में तो थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल कर्व मैच करती हैं, एग्री करती हैं, बट टुवर्ड्स द लोअर एनर्जी रेंज द एक्सपेरिमेंटल कर्व deviates from the theoretical curve. The reason for this is that we have not considered the Coulomb interaction in beta decay theory. जो लो एनर्जी की बीटा रेस है वो कूलम न्यूक्लियस पॉजिटिव है, कूलम बीटा रेस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी चार्ज है तो उनके बीच में कूलम फोर्स इफेक्ट करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये डेविएशन लो एनर्जी में तो आता है, लेकिन मीडियम और हाई एनर्जी में कोई इसका फर्क नहीं होता है। तो अब हम कूलम फोर्स को कंसीडर करते हुए आगे चलेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है कूलम करेक्शन। जो बीटा डिके की थ्योरी है, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके, उसमें एक कूलम करेक्शन टर्म को इंक्लूड करेंगे हम। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। In the above derivation, we neglected the Coulomb force for light nuclei and sufficiently high electron energies, and high energy beta rays. Now, if we take into account this interaction, अगर हम Coulomb interaction को include करें अपनी थ्योरी में, then तो क्या होगा? जो प्लेन वेव फंक्शन है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स या न्यूट्रिनो अबिटू है, उनका जो हमने प्लेन वेव फंक्शन लिया है वो कूलम फोर्स से डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा। द प्लेन वेव फॉर एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय ए डिस्टॉर्टेड कूलम वेव फंक्शन। तो उसमें डिस्टॉर्शन आएगा। दिस कैन बी टेकन इन अकाउंट बाई मल्टीप्लाइंग, जो हमारा फ्री पार्टिकल हमने जो ट्रीट किया था, जो कूलम फोर्स लग गया अब, तो अब ये फ्री पार्टिकल नहीं रहेगा, फिर ये वेव फंक्शन में चेंज आ जाएगा कूलम फोर्स की वजह से। तो ये वेव फंक्शन है हमारा, तो इसको अगर इधर हम ले आए तो ये कूलम फंक्शन फर्मी फंक्शन है कूलम फैक्टर की वजह से, या कूलम फैक्टर मान लीजिए, फर्मी फंक्शन मान लीजिए। तो इसको हमें इस पर फ्री, जो हमने पार्टिकल को फ्री पार्टिकल ट्रीट किया था, अब ये पार्टिकल फ्री नहीं रहा क्योंकि कूलम फोर्स लग रहा है वहाँ पर। तो इसको अगर हम इधर ले आए तो ये एक फर्मी फंक्शन या कूलम फंक्शन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस फ्री फंक्शन में, तब जो वेव फंक्शन आएगा हमारा, इसको हम लेके चलेंगे तो हमारे रिजल्ट्स क्या आएंगे वो देखते हैं। तो दिस कैन बी टेकन इन अकाउंट बाई मल्टीप्लाइंग साई ई स्क्वायर, यानी फ्री वेव फंक्शन का जो वेव फंक्शन है, पार्टिकल का वेव फंक्शन, विद ए फैक्टर कॉल्ड कूलम फैक्टर और फर्मी फैक्टर एफ जेड एप्सिलॉन या एफ जेड ईटा, दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। एप्सिलॉन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ईटा मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। दोनों एनर्जी और मोमेंटम आपस में रिलेटेड होते हैं, तो एफ जेड एप्सिलॉन भी ले सकते हैं, एफ जेड ईटा भी ले सकते हैं। तो जो हमारा नया फंक्शन बनेगा इंक्लूडिंग कूलम फोर्स, तो ये हो जाएगा मॉडुलस साई ई स्क्वायर कूलम, और ये किसके बराबर होगा? ये फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इस फ्री वेव फंक्शन को हमने फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अभी ये हमारा नया वेव फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर इन नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट्स, ये जो इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो ये होती है 2 पाई ईटा अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर माइनस 2 पाई ईटा, और यहाँ ईटा की जो वैल्यू है वो ईटा इज इक्वल टू प्लस माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एच क्रॉस वी। तो जो अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बीटा रेज एमिट हो रही हैं तो हम साइन को नेगेटिव लेंगे,
और नेगेटिव बीटा रेज एमिट हो रही हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो ये साइन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ इसलिए यहाँ पे हमने प्लस माइनस साइन लगाए हैं। प्लस साइन इज फॉर नेगेटिव बीटा रेज एंड माइनस साइन इज फॉर पॉजिटिव बीटा रेज। यहाँ जो Z है ये क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस, यानी जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर है। एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास होगा तो उसको कूलम फोर्स इफेक्ट करेगा, तो लार्ज डिस्टेंस पर जहाँ कूलम फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की या पॉजिट्रॉन की, वो ये वेलोसिटी है V। अब अगर हम इस फैक्टर को, ये एफ जेड एप्सिलॉन है, इसको अगर हम इंक्लूड करेंगे अपनी थ्योरी में, तो हमारी जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन कौन सी, जो 17 इक्वेशन 17 है, ये जो इक्वेशन है हमारी 17, इसमें वो फंक्शन यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा एफ जेड एप्सिलॉन। तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन अब ये एफ जेड यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा बिकॉज ऑफ कूलम फोर्स, क्योंकि अब हम कूलम फोर्स को इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो ये हमारी एक्सप्रेशन आ जाएगी। ये जो टर्म ली थी हमने, ये पहले हम ले चुके हैं, इसको जी स्क्वायर की इक्वल मान चुके हैं, जी स्क्वायर। तो जी कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा जी कैपिटल जी इज इक्वल टू स्मॉल जी एम आई एफ मॉडुलस एम आई एफ अपॉन, ये पूरा ब्रैकेट में ले लो, इसकी पावर 1/2, यानी इसका स्क्वायर रूट कर दें तो वो जी हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू जी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर हम अगर जी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दें तो प्रोबेबिलिटी पी पी ई डी पी ई इज इक्वल टू जी स्क्वायर एफ जेड एप्सिलॉन ई माइनस ई जीरो स्क्वायर पी ई स्क्वायर डी पी ई। ये इक्वेशन हमारी आ गई इंक्लूडिंग कूलम फोर्स। अब हमने इसमें कूलम फोर्स को इंक्लूड कर लिया है। जो हमारी बीटा फर्मी की बीटा डिके थ्योरी है उसमें हमने फॉर अलाउड ट्रांजिशंस, उसमें हमने कूलम फैक्टर को हमने इंक्लूड कर लिया है। तो अब हमारी जो क्यूरी प्लॉट होगी वो क्या होगी, तो हमारी जो ये एक्सप्रेशन है 22, तो इस एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे अब। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 22 द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड बीटा एमिशन ऑफ बीटा रेज ऑफ मोमेंटम पीई, अगर हम दोनों साइड से डी पी हटा दें तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगी, ये किस बात की प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा रेज विद मोमेंटम पीई। तो जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी बीटा रेज की, प्रोबेबिलिटी कम होगी एमिशन की तो इंटेंसिटी भी कम होगी। तो प्रोबेबिलिटी को हम लगभग इंटेंसिटी के बराबर मान सकते हैं। तो ये आई पी ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ बीटा रेज। तो द इंटेंसिटी ऑफ एमिशन ऑफ बीटा रेज ऑफ मोमेंटम पी ई इज गिवन बाई आई पी ई और इट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन ऑफ बीटा रेज ऑफ मोमेंटम पी ई इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन से यहाँ से ये पी डी पी हट जाएगा, बाकी सारा पूरी एक्सप्रेशन आ जाएगी यहाँ पर जी स्क्वायर एफ जेड एप्सिलॉन ई जीरो माइनस ई स्क्वायर। तो जी स्क्वायर एफ जेड एप्सिलॉन ई जीरो माइनस ई स्क्वायर और पी ई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तरफ से हमने हटा दिया है। तो ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ बीटा रेज ऑफ हैविंग मोमेंटम पी ई, यानी आई पी ई, इंटेंसिटी आई पी ई इज इक्वल टू जी स्क्वायर एफ जेड एप्सिलॉन इंटू ई जीरो क्या है, टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन बीटा डिके, यानी बीटा डिके में पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस के मास डिफरेंस के बराबर, मास डिफेक्ट जो भी डिफरेंस आए उसके बराबर जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड ई जीरो। तो ये एक्सप्रेशन आ गई। अब इसको हम इस तरह से आई पी ई, इधर जी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, नीचे जी स्क्वायर, ये आ गया जी स्क्वायर, पी ई स्क्वायर को भी नीचे ले आए, जी पी ई स्क्वायर, और फर्मी फैक्टर को भी या कूलम फंक्शन फैक्टर को भी नीचे ले आए इधर। तो इधर क्या बचेगा, केवल ई जीरो माइनस ई ई, और उसके बाद हम ले लें क्या ले लें,
स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर मैं इसमें पावर 1/2 करना भूल गया हूँ। स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट होगा यहाँ पर, ये पूरा ब्रैकेट है, इसकी पावर यहाँ पर 1/2 होगा। तो आप थोड़ा इसमें करेक्शन कर लें अपने नोट्स में। तो मैंने यहाँ पर पावर 1/2 लगा दिया है। अब अगर हम इस कर्व को इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें, यानी वाई एक्सिस पर तो ले लें हम ये आई पी ई अपॉन जी स्क्वायर पी ई स्क्वायर एफ जेड एप्सिलॉन का स्क्वायर रूट, ये ले लिया। और वाई एक्सिस पर ले लें हम इलेक्ट्रॉन बीटा रेज की एनर्जी ई। तो जो इसका अगर जो कर्व आएगा, थ्योरेटिकल कर्व आएगा, वो स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो जो हमारा वाई एक्स एक्सिस पर लिया हमने इलेक्ट्रॉन एनर्जी, और वाई एक्सिस पर है स्क्वायर रूट आई पी ई इंटेंसिटी अपॉन पी ई स्क्वायर एफ फर्मी फैक्टर। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन, थ्योरेटिकल ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। और जहाँ पर ये एक्सिस को एनर्जी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ये एनर्जी होगी, यहाँ पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, यानी ये मैक्सिमम एनर्जी होगी ई इज इक्वल टू E0, ये एनर्जी आ जाएगी। ठीक है ना? तो इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन स्क्वायर रूट आई पी ई अपॉन पी स्क्वायर एफ एंड ई, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन विद ए नेगेटिव स्लोप। ये जो इस कर्व का है नेगेटिव स्लोप है। इस तरह से कर्व होती इधर से तो वो पॉजिटिव स्लोप होता, नेगेटिव स्लोप है। दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द एब्सिसा, यानी एनर्जी एक्सिस को ये एट ई इज इक्वल टू E0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है ना? दिस ग्राफ इज कॉल्ड क्यूरी प्लॉट फॉर अलाउड बीटा डिके। इस ग्राफ को बोलते हैं क्यूरी प्लॉट फॉर अलाउड बीटा डिके। लेकिन यहाँ पर भी कभी कभी क्या होता है कि जो लो एनर्जी रीजन में थ्योरेटिकल कर्व एंड एक्सपेरिमेंटल कर्व आर नॉट मैचिंग, देयर इज ए डेविएशन इन थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल कर्व्स टुवर्ड्स लो एनर्जी रीजन। मीडियम एंड हाई एनर्जी रीजन में फिर कर्व सेम है, लेकिन लो एनर्जी रीजन में ये डेविएशन हो रहा है। ये किस वजह से होता है? अगर हमने जो बीटा सोर्स है वो थिक मोटा सोर्स ले लिया है, तो ड्यू टू इंटरनल स्कैटरिंग ऑफ बीटा रेज ये डेविएशन आ जाता है। अगर हम उस सोर्स को पतला, बहुत पतला सोर्स लें, बीटा सोर्स, तो ये डिफिकल्टी हम दूर कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल कर्व और एक्सपेरिमेंटल कर्व दोनों स्ट्रेट लाइन आएंगी, मैच कर जाएंगी। एक्सपेरिमेंटली it is found that in some cases when beta source is thick, the Curie plot deviates from a straight line at low energy। ये जो Curie plot है ये लो एनर्जी रीजन में स्ट्रेट लाइन से डेविएशन हो गया इसका। ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, ये थ्योरेटिकल कर्व है। लेकिन डेविएशन कब होता है? दिस डेविएशन कैन बी मिनिमाइज्ड इफ द सोर्स इज मेड थिनर। अगर हम बीटा सोर्स को थिन, बहुत पतला सोर्स ले लें, तो क्या होगा? इंटरनल स्कैटरिंग रिड्यूस हो जाएगी। जो पार्टिकल बीटा अंदर जो न्यूक्लियस है उससे जो बीटा पार्टिकल एमिट होगा वो बहुत सारे न्यूक्लियस को स्कैटर कर करा के उससे पीस से बाहर आएगा। तो वो इंटरनल स्कैटरिंग की वजह से ये लो एनर्जी रीजन में जो डेविएशन आता है इसको हम कम कर सकते हैं। तो ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स एग्री विद द क्यू। अगर हम सोर्स को थिन ले लें तो फिर दोनों एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल कर्व दोनों ही स्ट्रेट लाइन आते हैं, मैच करते हैं। ठीक है ना? तो ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स एग्री विद क्यूरी प्लॉट। तो जितने भी सोर्स हैं बीटा सोर्स, उनके जो अगर हम सोर्स को थिन ले लें तो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल कर्व मैच कर जाते हैं। तो ये किस बात को प्रूव करता है?
दिस सजेस्ट दैट द फर्मी थ्योरी फॉर अलाउड बीटा डिके इज करेक्ट। यानी दोनों कर्व मैच कर रहे हैं, थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल, तो ये इस बात का प्रूव करते हैं कि जो फर्मी थ्योरी फॉर अलाउड बीटा डिके है वो करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है।